हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रियाज अली है और मैं इंडस्ट्रियल ऑडिट एंड कंप्लायंस सपोर्ट ब्यूरो का डायरेक्टर हूँ। मैं पिछले 10 सालों से एक्सपोर्ट यूनिट्स को सर्विसेज दे रहा हूँ और उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर किसी क्लाइंट ने जो फॉरेन में बैठा है, अगर वो किसी ऑडिट असेसमेंट और सर्टिफिकेशन की बातें कर रहा है बिजनेस प्रमोशन के लिए, तो हम उसमें मदद करते हैं कि हमें फैक्ट्री को किस तरह मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए, प्रोविजंस हमें फैक्ट्री में किस तरह करने हैं उसके पैरामीटर पे, और फिर जाकर मैं उस फैक्ट्री को तैयार करके और ऑडिट कंडक्ट करवाता हूँ। आज हम एक खास टॉपिक सेडेक्स प्लेटफॉर्म से किए जाने वाले स्मेट ऑडिट की बात करेंगे, जो बेहद ही कॉमन ऑडिट है और ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड पर बेस करती है। एथिकल ट्रेड इनिशिएटिव कोड ऑफ कंडक्ट है इसका, और ये कॉमनली दुनिया में किसी कोने में बैठे आपके क्लाइंट आपसे डिमांड कर सकते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को किस तरह मीट कर रहे हैं, इसके अलावा लोकल लॉस को किस तरह हम फॉलो कर रहे हैं, और वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उनके बेनिफिट्स और वेलफेयर से रिलेटेड क्या अरेंजमेंट हमारे यहाँ है। हमें मालूम है कि जब हम फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हम अपने लोकल लॉस के हिसाब से, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से और लेबर लेजिस्लेशंस के हिसाब से करते हैं, जिसमें जो डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी होती है वो करते हैं, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने लोकल गवर्नमेंट से हम लेते हैं, और फिर एक्सपोर्ट अपने मटेरियल को करते हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं। लेकिन कॉमनली पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करती है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन दुनिया के सभी इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करना होता है। खास तौर से दूर बैठे क्लाइंट जो आपके साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आपके साथ एसोसिएट करते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई स्मेटा ऑडिट कराता है, कोई बीएसए, कोई सिटी पैट, कोई रैप, कोई गॉड्स। इस तरह से आपका एक अच्छा गुडविल बनता है और हो सकता है कि आप प्लेटफॉर्म पे आए और आपको वो आपके गुड प्रैक्टिसेस की वजह से पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क के रूप में लिया जाए, जो हमारे बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। समेटा ऑडिट चूंकि बहुत कॉमन ऑडिट है और ये सभी एक्सपोर्टर्स के लिए ज़रूरी है। ये क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए भी। समेटा ऑडिट से पहले सेडेक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें उनका मेंबरशिप लेना होता है। अगर हम सप्लायर हैं तो बी ग्रुप का मेंबरशिप हमें लेना होता है, जिसके बदले में कुछ डॉलर्स हमें उनको पे करने पड़ते हैं। फिर जैसे ही हम समेटा ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं, अपने यहाँ समेटा ऑडिट करवाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट उस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश की जाती है। पब्लिश करने का बेनिफिट ये होता है कि हमारे क्लाइंट जो दूर बैठे हैं वो तो एक्सेस करके देख ही सकते हैं। इसके अलावा सेडेक्स प्लेटफॉर्म पे जो भी मेंबर है, सप्लायर मेंबर, वो उसको देख सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकता है कि ये फुली कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे हमारे बिजनेस प्रमोशन में काफ़ी मदद मिलती है। समेटा ऑडिट की बात अगर करें तो ये दो तरह के होते हैं, 2 पिलर और 4 पिलर ऑडिट। 2 पिलर ऑडिट में लेबर स्टैंडर्ड और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द लेबर, ये दो टॉपिक्स होता है जिसका असेसमेंट ऑडिटर करता है। इसके अलावा 4 पिलर ऑडिट में दो चीज़ें और एडिशनल हो जाती है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आपके बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड है। हमें मालूम है कि ऑडिट 3 तरह से होते हैं। एक अनाउंस्ड ऑडिट होता है, एक सेमी अनाउंस्ड ऑडिट होता है और एक अनअनाउंस्ड ऑडिट होता है। अनअनाउंस्ड ऑडिट के बारे में आपको पता नहीं होता किस दिन ऑडिट आपके यूनिट में होनी है। सेमी अनाउंस्ड में आपको एक विंडो डेट्स के दिए जाते हैं, उसका दो डेटों के बीच में किसी भी दिन आपके यूनिट में ऑडिट हो सकता है। और अनाउंस्ड ऑडिट में फुली
फुली आप कंफर्म होते हैं कि इस डेट में आपके यूनिट में ऑडिट होना है। ये डिपेंड करेगा आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या अगर आप अपने स्वेच्छा से जिस तरह की ऑडिट अपने यहाँ कंडक्ट कराना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। मोस्टली अगर आपके क्लाइंट आपको ऑडिट के लिए बोल रहे हैं तो वो अनअनाउंस्ड या सेमी अनाउंस्ड ऑडिट ही होता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होता है। अब हम तैयारी कैसे करें? सबसे पहले तो हमें, अगर हम अपने बेसिस पे स्मेटा ऑडिट करा रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना होगा कि किस एजेंसी से हमें ऑडिट करवानी है। और इंडिया में ब्यूरो वेरिटास, एसडीएस, इंटरटेक, टीयूवी, आरके एडवाइजर, इस तरह के ऑडिटिंग एजेंसीज हैं जो ये स्मेटा ऑडिट कंडक्ट करती हैं। इसके बदले में हमको फीस देना पड़ता है। ऑडिट के डेज डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे। ये 2 मैन डेज भी हो सकता है, 1 मैन डे भी हो सकता है, 3 मैन डेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके फैक्ट्री के एरिया और आपके फैक्ट्री के वर्कर्स के स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर क्लाइंट करा रहा है तो मोस्टली वो अनअनाउंस्ड ऑडिट कराएगा या सेमी अनाउंस्ड ऑडिट कराएगा। आपको ये पता नहीं होगा कि किस डेट में आपके यूनिट में ऑडिट होना है। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने फैक्ट्री में स्मेटा ऑडिट करानी है, तैयारी किस तरह से करें। इसको हम 3-4 स्टेप्स में आपके सहूलत के लिए एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज आती है कि बिल्डिंग प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिट एंड असेसमेंट। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग में क्या प्रोविजंस होने चाहिए, बिल्डिंग में क्या सिस्टम होना चाहिए हाउसकीपिंग का, बिल्डिंग कैसे मेंटेन होने चाहिए, इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि बिल्डिंग फैक्ट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नॉर्म्स पे और एनबीसीयू के नॉर्म्स के हिसाब से बनी हुई होनी चाहिए। मीन्स उसके स्टेयर केसेस, उसके वर्किंग हॉल्स और बाकी सारी चीज़ें, उसका सेट बैक एरिया, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए और उसका अप्रूव्ड मैप हमारे पास होना चाहिए। बिल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद चार्टर्ड इंजीनियर से हमें स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेकर रखनी चाहिए। स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट इस बात को प्रूव करता है कि बिल्डिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है और ये स्टेबल है, ये मजबूत है बिल्डिंग। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बिल्डिंग में चूंकि इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बना है, इसके प्रोविजंस के हिसाब से और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसको हमारा कंट्री भी रिकॉग्नाइज करता है, उसके हिसाब से प्रोविजंस दे रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर टॉयलेट और वॉशरूम का प्रोविजन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से कितनी क्वांटिटी होनी है ये डिसाइड करना है। ये फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से होगा। कैंटीन का अरेंजमेंट होगा अगर अप्लीकेबल है, यानी अगर 250 एम्प्लॉय है तो कैंटीन का प्रोविजन करना होगा। क्रेच रूम का अरेंजमेंट करना होगा। इवन के आपके फैक्ट्री में कोई फीमेल वर्कर नहीं है, इसके बावजूद भी आपको क्रेच का अरेंजमेंट करना होगा। क्रेच रूम फुली इक्विप्ड होगा, उसमें वॉशिंग फैसिलिटी होगी उसे अटैच्ड, और बच्चे के खेलने के लिए खिलौने वगैरह का अरेंजमेंट करना होगा जो फ्लोर पर होगा। कोई उसमें कोई हाइट पे क्रेच रूम में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। क्रेच रूम के देखभाल के लिए एक अटेंडेंट आपके रोल पर होना चाहिए। अगर एप्लीकेबल है तो क्रेच रूम के का अटेंडेंट भी आपको अपने रोल पर रखना पड़ेगा। इसके अलावा रेस्ट रूम की ज़रूरत है, रेस्ट रूम का प्रोविज़न आपको करना होगा और रेस्ट रूम भी फुली इक्विप्ड होगा। मीन्स वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट, रेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल बेड और टॉयलेट वगैरह पास में होना ज़रूरी है। लंच रूम का प्रोविज़न आपको करना होगा अगर कैंटीन एप्लीकेबल नहीं है और आपके फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं
तो आपको लंच रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। मेडिकल रूम आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ, तो मेडिकल रूम एक स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड एरिया में देना होगा, जिसमें छोटे मोटे इंजरी और ट्रीटमेंट के लिए इंटरनल प्रैक्टिशनर को रखना होगा। वर्कर्स के लिए चेंज रूम का प्रोविज़न करना होगा, जहाँ पर वो अपने ड्रेसेस, अपने अपने बैग्स वगैरह वहाँ पे रख सकें और चेंज रूम का प्रोविज़न करेंगे। फैक्ट्री में जो डोर्स होंगे वो किसी भी एरिया के डोर्स बाहर की तरफ खुलने वाले होने चाहिए और रोलिंग शटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एग्जिट और एंट्री दोनों डोर्स या तो बाहर की तरफ खुलने वाले होने चाहिए या दोनों तरफ खुलने वाले होने चाहिए। रोलिंग शटर एग्जिट डोर्स पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रोलिंग शटर का अरेंजमेंट किसी भी फैक्ट्री के किसी भी पार्ट में जहाँ पर वर्कर काम कर रहा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको इमरजेंसी एग्जिट डोर्स का प्रोविज़न आपकी फैक्ट्री में करना है और इल्यूमिनेटेड एग्जिट साइन बोर्ड्स वहाँ पर लगाने हैं, ताकि सभी लोगों को पता हो कि ये इमरजेंसी एग्जिट डोर्स है। आपके फैक्ट्री में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उसकी लगातार सफाई होते रहनी चाहिए और वो ढका हुआ होना चाहिए। ईटीपी अगर एप्लीकेबल है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे इफ्लुएंट निकल रहा है, तो वो ईटीपी से प्रोसेस होकर वाटर ड्रेन में जाना चाहिए। एसटीपी की ज़रूरत है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की। अगर पर्सनली आप एसटीपी का प्रोविज़न नहीं कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सेंट्रल एसटीपी का प्रोविज़न किया गया है। आप उससे कनेक्ट करें और ट्रीटमेंट के बाद वाटर ड्रेन में जाएगा। फैक्ट्री के अंदर ड्रिंकिंग वाटर एरिया डिजिग्नेट करें और वहाँ पर ठंडा और गर्म पानी का अरेंजमेंट रखें। फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो लूज नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर उसकी रूटिंग होनी चाहिए। कोई भी स्विचेस टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कोई भी स्विच बोर्ड खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये स्पेशल अटेंशन हमें इस पर देना चाहिए। प्रॉपर प्लम्बिंग का काम बाथरूम और उन एरियाज में जहाँ पर वाटर का काम हो रहा है, उसका अरेंजमेंट हमें करना चाहिए, ताकि बिल्डिंग में कोई सीपेज वगैरह न दिखे या सीपेज की वजह से बिल्डिंग में कोई कमजोरी ना आए। क्रैक्स और डैमेजेस बिल्डिंग में नहीं होने चाहिए, उसका टाइम टू टाइम रिपेयर होना चाहिए और इंजीनियर से बुलाकर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड होते रहना चाहिए। अगर कोई मॉडिफिकेशन बिल्डिंग में हो रहा है, तो मॉडिफिकेशन के तुरंत बाद इंजीनियर को बुलाकर और उसे स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें लेनी चाहिए। बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का, एग्जॉस्ट फैंस का अरेंजमेंट होना चाहिए। वर्किंग हॉल की हाइट फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए और सफिशिएंट स्पेस एक वर्कर के लिए जो डिफाइन किया गया है मिलनी चाहिए। वर्किंग एरिया में क्राउड नहीं होना चाहिए। मशीनों पर अगर काम कर रहे हैं तो मशीन इंस्टॉलेशन के अलावा जितनी रिक्वायर्ड जगह चाहिए एक वर्कर को, वो सफिशिएंट जगह हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम वर्किंग एरियाज में हमें लगाना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि काम करने वाले वर्कर्स के हेल्थ पर कोई इसका रिवर्स इफेक्ट ना आए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का सिस्टम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन होना चाहिए फैक्ट्री में। हाउसकीपिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जो डिफाइंड एरिया है इवैक्यूएशन रूट्स के जो एरिया हमने डिफाइन कर रखे हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होने चाहिए और प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए।
बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी लाइट का प्रोविजन होना चाहिए जो इमरजेंसी रोड को इल्यूमिनेट करें और लाइट नहीं रहने की कंडीशन में भी वर्कर उसको आसानी से इवैक्यूएट कर सकें। तो हमें आयल मार्किंग और एरो मार्किंग से उसको इंडिकेट करना चाहिए। इमरजेंसी अलार्म का प्रोविजन होना चाहिए। इमरजेंसी अलार्म किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है वर्कर्स के अवेयरनेस के लिए, और उनको ट्रेन भी करना चाहिए कि अलार्म बजने पर उन्हें क्या करना है। फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल होने चाहिए वर्किंग एरियाज में। हॉर्जोनल और हाइड्रेंट सिस्टम का प्रोविजन फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर का भी प्रोविजन बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। एग्जिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इल्यूमिनेटेड होने चाहिए ताकि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये एग्जिट डोर्स हैं और इसे इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएशन प्लान पूरी बिल्डिंग में डिस्प्लेड होने चाहिए जिससे ये समझ में आ जाए किसी कर्मचारी को या किसी विजिटर को कि वो इस समय कहाँ पर है और इवैक्यूएशन रूट क्या है। इवैक्यूएशन प्लान हर फ्लोर पे, हर एग्जिट पॉइंट्स पे, हर एंट्री पॉइंट्स पे एक सर्टेन हाइट पे होना चाहिए ताकि वो लोगों की नज़र हमेशा रहे और उस पर वो उनको ध्यान रहे कि इवैक्यूएशन रूट क्या है। अगर हजार्डस वेस्ट आपके यहाँ निकल रहा है तो हजार्डस वेस्ट का एरिया डिजिग्नेटेड होना चाहिए जो फैक्ट्री से बाहर हो, ज़्यादा बेहतर है। जो भी हजार्डस वेस्ट निकलना है उसको वहाँ पर स्टोर करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक हजार्डस वेस्ट है या प्रोसेस से जो भी हजार्डस वेस्ट निकल रहा है उसके लिए एक पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए और मार्क्ड होना चाहिए। डीजल अगर आप स्टोर कर रहे हैं, डीजल अगर किसी मशीन को या डीजी सेट को चलाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टोरेज एरिया डिजिग्नेटेड होना चाहिए, डीजल स्टोरेज एरिया डिजिग्नेटेड होना चाहिए। और जहां पर स्टोरेज किया जा रहा है वहां पर सेकेंडरी कंटेनमेंट का प्रोविजन होना चाहिए, यानी सैंड के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए ताकि वो वहां पर अगर स्पाइलेज लीकेज वगैरह हो तो वो स्प्रेड न करे और उसमें अब्जॉर्ब कर जाए। इसके अलावा जो सेट बैक एरियाज है फैक्ट्री का उसको हमेशा क्लियर रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं रखना चाहिए। वो अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से सेट बैक एरियाज डिफाइन किए जाते हैं ताकि किसी इमरजेंसी में या किसी फायर के केस में बिल्डिंग के चारों तरफ मूव करके हम बिल्डिंग को सेव कर सकें। विजुअल अलार्म सिस्टम का प्रोविजन हमें उन एरियाज में करना है जहाँ पर नॉइज है, मशीनरीज है, जहाँ पर इजीली वर्कर्स सुन नहीं सकते, अलार्म सुन नहीं सकते या किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते। ऐसे एरियाज में हमें विजुअल अलार्म प्रोवाइड करना है। लॉक आउट टैग आउट का प्रोविजन हमें सभी इलेक्ट्रिकल पैनल में रखना चाहिए। जब मेंटेनेंस का काम हो रहा है या मशीनें ऑफ हो रही हैं तो उसको लॉक आउट कर देना चाहिए ताकि उसका ऑपरेशन अनऑथराइजिंगली नहीं किया जा सके और सेफ्टी इंश्योर किया जा सके। नॉइज कंट्रोल के लिए टाइम टू टाइम नॉइज कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइज मेजरमेंट करना चाहिए और अगर जो हियरेबल लिमिट है अगर उससे ज़्यादा नॉइज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इवन के जो कर्मचारी ऐसे नॉइज एरिया में हैं उनका ऑडिबिलिटी टेस्ट कराकर अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पैनल जितने भी हैं उस पर डेंजर मार्किंग पोस्ट करना चाहिए और उस पर अनऑथराइज ऑपरेशन प्रोहिबिटेड का पोस्टर उस पर हमें पोस्ट करना चाहिए। एसओपी डिस्प्ले करना चाहिए चाहे वो मशीन है या जनरेटर है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें डिस्प्ले करना चाहिए और जो ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं उन्हें ही इन चीज़ों को ऑपरेट करना चाहिए, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए।
फैक्ट्री के अंदर नोटिस बोर्ड का प्रोविजन करना चाहिए जिस पर हम वर्कर्स को कम्युनिकेट कर सकें, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उनके रिस्क से रिलेटेड, उनके वेजेस से रिलेटेड, या जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं नोटिस बोर्ड के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड पर हमें जो वेजेस के रेट्स चल रहे हैं वो डिस्प्ले करने चाहिए। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जो वंस इन ईयर हम देने जा रहे हैं वो डिस्प्लेड होने चाहिए, स्टैंडिंग ऑर्डर डिस्प्लेड होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रूल्स लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ईएसआई एक्ट, इस तरह के जो भी एब्स्ट्रैक्ट हैं वो हमें डिस्प्ले करना चाहिए ताकि वर्कर्स उससे अवेयर रहे। इसके अलावा एक कॉमन नोटिस बोर्ड हमको डिस्प्ले करना चाहिए जिसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ईएसआई इंस्पेक्टर, पीएफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हॉस्पिटल्स के नंबर, उसमें वर्किंग आवर्स, उसमें लंच टाइम, उसमें रेस्ट डेज, उसमें सैलरी रिम्बर्समेंट का डेट अच्छी तरह से मेंशन होना चाहिए। और इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह के नंबर इस पे डिस्प्ले होने चाहिए। कमिटीज जितनी हमने बनाए हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले होने चाहिए। और इसके अलावा फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्सेस का प्रोविजन होना चाहिए। तो ये आज के वीडियो में फैक्ट्री प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।